हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 6 ऑफ GKPY की सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। आइडेंटिफाई दी ऑड टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अप्रूप के संबंध में विषम शब्द को पहचानें। तो कार्बन अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जिसको हम उसके एलोट्रोप्स बोलते हैं। और उसके एलोट्रोप्स हैं मेनली बकमिस्टर फुलरीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। टंजस्टन जो है ये कोई एलोट्रोप नहीं है कार्बन का, ये एक अपने आप में एक मेटल है जिसका सिंबल होता है W। टॉकिंग अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो बकमिस्टर फुलरीन होता है ये फुटबॉल शेप में होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। एंड इसमें टोटल कितने कार्बन के एटम्स होते हैं? 60। ये फुटबॉल शेप में अरेंज रहते हैं। टॉकिंग अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड, इनके बीच में हमें डिफरेंस बहुत पूछा जाता है कि ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों ही एलोट्रोप्स हैं, अप्रूप हैं कार्बन के, ठीक है। लेकिन फिर भी क्यों इनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है? जैसे कि जो ग्रेफाइट होता है स्लिपरी नेचर होता है, फिसलन होती है इसमें, ठीक है, बहुत स्लिपरी होता है, बहुत ही चिकना होता है। डायमंड इज दी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ठीक है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ठीक है, अगर हम बात करें डायमंड की। वेर एज ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये गुड कंडक्टर होता है, यानी सुचालक होता है एक तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है विद्युत का। और ये डायमंड की अगर बात करें इट इज़ अ बैड कंडक्टर, ठीक है। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों एलोट्रोप्स हैं बट इतनी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ग्रेफाइट में जो एक कार्बन होता है वो 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। डायमंड में अगर हम बात करें एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वैसे हमें बाकी एलिमेंट्स में ये बॉन्डिंग जहाँ पे एक ही एलिमेंट के सेम एटम्स के बीच में सीरीज एकदम चेन बनती चली जाए वो हमें नहीं दिखती है, कार्बन में दिखती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर हमने ये देखा था कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से जो युग्म बनते हैं, जो कंपाउंड्स बनते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये वाला पार्ट। तो हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो संतृप्त होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, और दूसरे जो अनसैचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो सैचुरेटेड होते हैं उनको हम फर्दर 2 कैटेगरी में एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ एल्केन। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं एल्कीन और दूसरे को बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। सब हम पढ़ चुके हैं। सैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो ये क्लियर ब्लू फ्लेम में बर्न करता है। अनसैचुरेटेड अगर बात करें तो येलो सूटी फ्लेम में बर्न करता है। एल्केन की अगर हम जनरल फार्मूला, चलो अभी जनरल फार्मूला रहने देते हैं, अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज जो नई चीज़ पढ़ी दैट वाज रिगार्डिंग दी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर दी वातापी चालुक्यास ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस? वातापी चालुक्य निम्नलिखित में से किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? कल्याणी चालुक्यास, चोलास, पल्लवास या फिर कदम्बास? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कदम्बास। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो आप ये चालुक्यास देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहले कदम्बाज एग्जिस्ट करते थे बहुत बड़े एम्पायर में, फिर धीरे धीरे सिकुड़ के रह गए कि बिकॉज जो चालुक्यास थे, जो इनके फ्यूडेटरी हुआ करते थे, सामंत होते थे, वो पावरफुल एमर्ज होकर निकला है। और इसके फाउंडर थे पुलाकेशिन वन, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, चालुक्य में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। किस तरह से? इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि जो चालुक्यास थे ना, चालुक्यास एक्चुअल में पहले ये यहाँ पे मेनली आए थे, ये वेस्टर्न साइड में, जहाँ पे अभी मैंने आपको मैप पे दिखाया। ये आए थे रफली वही आप मान लो 543 कॉमन एरा है ना, 543 AD के टाइम पे। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे ये एमर्ज हुए, यहाँ पे इनका किंगडम आया जिनको हम बोलते हैं ईस्टर्न चालुक्यास, ठीक है। ईस्टर्न चालुक्यास की अगर हम कैपिटल की बात करें ये वेंगी थी। इनकी क्या थी चालुक्यास की? वातापी थी। और इनको हम किस नाम से जानते थे? बादामी के चालुक्यास, ठीक है, चालुक्यास ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ बादामी। अब ये जब एक तरह से धीरे 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 क्या होता है कि ये जो चालुक्यास ऑफ बादामी है, पल्लवास इन पे ज़्यादा भारी पड़ने लगते हैं, तो पल्लवास का जो एक्सटेंड है वो बढ़ने लगता है और ये धीरे सिकुड़ के रह जाते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे फिर थोड़े से एमर्ज होके आते हैं और वो उनको हम बोलते हैं वेस्टर्न चालुक्यास, ठीक है। हैं ये भी वेस्टर्न साइड में जो अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, लेकिन ये जो लेटर ये चालुक्यास, इनको लेटर चालुक्यास या फिर वेस्टर्न चालुक्यास के नाम से जानते हैं। और इनकी जो कैपिटल हुई वो दैट वाज कल्याणी, ठीक है, जिनके चोला एम्पायर था उसके साथ काफ़ी टसल चलते रहते थे। तो चालुक्यास के रिगार्डिंग आपको ये चीज़ तो पहले तो याद हो गई कि फाउंडर कौन था। अब एक चालुक्यन रूलर है पुलाकेशिन II, वो बहुत फेमस है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पुलाकेशिन जो 2 था उसने पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर थे, सबसे पावरफुल रूलर, जिनकी कैपिटल कन्नौज थी, हर्षवर्धन। इनको हराया था नर्मदा नदी के तट पे,
ठीक है, पुलकेशिन टू। और फिर पुलकेशिन टू को हराने का काम किया था, यहाँ पे एक हुआ जिसका नाम था नरसिम्हवर्मन वन। और इस नरसिम्हवर्मन वन ने प्रथम ने क्या किया, इसने वातापी कोंडा का टाइटल लिया इनको हराने के बाद पुलकेशिन टू को, क्योंकि वातापी वहाँ की कैपिटल थी, तो वातापी को उसने कॉन्कर कर लिया था। तो कोंडा का मतलब कॉन्कर ही होता है, जीत लेना जिसको, ठीक है। चालुक्यास की अगर हम बात करें तो चालुक्यास को हम जानते हैं इनके आर्किटेक्चर के लिए। किसके लिए जानते हैं? इनके खासकर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके लिए हम जानते हैं चालुक्यास को। और चालुक्यास में हमें सबसे फेवरेट नॉट फेमस, ठीक है, फेमस और फेवरेट को मैंने ऐड कर दिया फेवरेट, ठीक है। तो पट्टाडक्कल, ठीक है, पट्टाडक्कल जो टेम्पल है कर्नाटका में, वो है काफ़ी फेवरेट फेमस ठीक है। तो पट्टाडक्कल टेम्पल है एक हमारा। और इसके अलावा होल टेम्पल, ये मतलब ग्रुप ऑफ टेम्पल अगर हम बात करें, जैसे पट्टाडक्कल में अगर मैं बात करूँ तो आपने विरूपाक्ष टेम्पल का नाम सुना होगा, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर फेवरेट है, ये फेमस है ये। फिर एक है हमारा ये दुर्गा टेम्पल। दुर्गा टेम्पल पे सीजीएल 2022 में क्वेश्चन बना कि विच टेम्पल वॉज बिल्ट ऑन एप्साइडल प्लेन। तो इसको अगर आप टेम्पल को देखेंगे तो कुछ इस तरह का बना हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा करके कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो ये एप्साइडल प्लेन में बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, दुर्गा टेम्पल एप्साइडल प्लेन में बना हुआ है। यहीं का एक पार्ट है रावण फाड़ी केव्स, ठीक है, नॉट टेम्पल, केव्स नहीं है, रावण फाड़ी केव्स चालुक्यास नहीं बनवाई। और आईहोल जो ये है टेम्पल, ग्रुप ऑफ टेम्पल, इसका एक टेम्पल है लडखान टेम्पल। हैं तो बहुत सारे, मैंने आपको सिर्फ वही लिखाए हैं, सही वही बताएं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो पट्टाडक्कल याद रखना है, आईहोल याद रखना है, विरूपाक्ष याद रखना है, दुर्गा टेम्पल याद रखना है, लडखान याद रखना है और रावण फाड़ी केव्स याद रखनी है। आर्किटेक्चर में आपको बता दूं चालुक्यास जाने जाते हैं किसके लिए? चालुक्यास जाने जाते हैं अपने वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। किसके लिए? वेसरा। वेसरा क्या होता है? ये टेम्पल आर्किटेक्चर है। नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो नगर स्टाइल में बनते हैं। नगर स्टाइल कुछ इस तरह से होता है भाई कि ऐसे और ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं होता, ऐसे करके कर्वीलीनियर शेप में होता, थोड़ा सा कर्वीलीनियर शेप में, इस तरह से होते हैं नॉर्थ इंडिया के टेम्पल। वहीं साउथ इंडिया के टेम्पल की अगर बात करें कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से स्टेयर होती हैं, ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ कलश होगा, देन ऐसे 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 करके, उसको बोलते हैं द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और इस दोनों को मिक्स करके वेसरा स्टाइल निकाला किसने? चालुक्यास ने। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हु सक्सीडेड इन सिक्योरिंग ट्रेडिंग कंसेशंस फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम मुगल एम्परर शाहजहां। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो 1600 एक तरह से 1599 में क्रिएट होती है। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ दी वन से ये ट्रेडिंग राइट्स लेती है कि हम भारत में सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे और कोई ब्रिटेन की कंपनी नहीं करेगी। देन 1608 में आता है सबसे पहले विलियम हॉकिंस अपना शिप जो है हेक्टर को लेके आता है, जहांगीर के कोर्ट में आता है, जहांगीर को प्रसन्न कर खुश कर देता है। जहांगीर इसको ट्रेडिंग राइट्स दे तो देता है, लेकिन यहाँ पे गुजरात में उस समय बैठे हुए थे पोर्चुगीज़, और पोर्चुगीज़ का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा ब्रिटिशर्स को। और हुआ क्या? बैटल ऑफ स्वाली 1612 में, ठीक है, जिसको हम बैटल ऑफ सूरत भी बोलते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली और सूरत ये 1612 यानी 1612 में हुआ। यहाँ पे जीत ब्रिटिशर्स की हुई और पोर्चुगीज़ का एक तरह से खात्मा, मतलब खात्मा इन दी सेंस कि अब वो एक पावरफुल यूरोपियन पावर नहीं थे। बिकॉज ये बात बिल्कुल ट्रू है कि सबसे पहले आए थे 1498 में पोर्चुगीज़ और सबसे आखिर में गए कौन? पोर्चुगीज़। गोवा से उनको 1960 में भगाया गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन बस वो सिमट के रह गए थे एक पर्टिकुलर एरिया तक ही, जैसे कि ये आपका गोवा हो गया, दमन नदी, और बस यहीं पे। तो बैटल ऑफ सॉली में इनकी हार हुई। एंड देन यहाँ पे 1613 में 1613 में सबसे पहली फैक्ट्री, ठीक है, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत खोलते हैं कौन? ब्रिटिशर्स एट सूरत। कुछ और फैक्ट्रीज खोलने के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग राइट्स लिए किसने? थॉमस रो ने। यानी विलियम हॉकिंस के बाद जो दूसरा ब्रिटिशर आया जहांगीर के कोर्ट में, वो दैट वाज थॉमस रो। तो पहले आया था विलियम हॉकिंस एंड देन आया था आपका थॉमस रो, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम ए एंड कॉलम बी? कॉलम ए में टाइप ऑफ रॉक लिखी हुई, कॉलम बी में मेथड ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ कि वो जो रॉक है, वो जो चट्टान है, वो किस तरह से बनती है। तो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट है, आप पहले इसको खुद से अटैम्प्ट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो कोशिश यही करना है आपको कि खुद से अटैम्प्ट करते रहें, और चाहे भले आपको कुछ भी नहीं आता बट फिर भी, और कोशिश किया करो कि अब इस वीक से आप लोग 20 क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, तो उसमें आप कितना स्कोर करते हो वो भी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है जब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं दैट इज़ अ वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन। इससे जो निकल रहा है इसको बोलते हैं क्या? लावा बोलते हैं इसको। बिकॉज जो अंदर होता है मैग्मा और लावा, मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि मैग्मा और लावा दोनों सेम चीज़ होती है जब तक वो अंदर है, ठीक है। ये जो गाढ़ा सा आप देख पा रहे हैं ये लिक्विड, ये जब तक अंदर है
तो उसको मैग्मा बोलते हैं, जब बाहर निकला है तो लावा। अभी जब बाहर निकलेगा तो दूर तक जाएगा, अब भाई बात निकली है तो दूर तक जाएगी, जब दूर तक जाएगी बात दूर तक फैलेगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठंडा होके जम जाएगा, तो यही है चट्टान। और इसके सॉलिडिफिकेशन से जो चट्टान बनती है दैट इज कॉल्ड एज आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक कैसे बनती है? इग्नियस रॉक बनती है, रुक जाओ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ चलो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, देखो ये लावा है, ठीक है, लावा हुआ सॉलिडिफाई और बन गई क्या? इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। अब इस इग्नियस रॉक में अगर मैं क्या करूँगा, हीट एंड प्रेशर डालूंगा, ठीक है, हीट एंड प्रेशर अगर मैंने बहुत ज़्यादा इसमें अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान में बदल जाएगी। ठीक है, किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक में। और ये इग्नियस रॉक को अगर इसमें क्या हो गया, पानी बह के आया, हवा चली खूब जोर की, तो ये जो चट्टान बनी है इसका क्या होगा, इसके अवसाद निकल के आएंगे, यानी कि इसका क्षरण होगा, इसका इरोजन होगा। जब इरोजन होगा और जब इस इग्नियस रॉक में इरोजनल एजेंट्स वर्क करते हैं देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि अवसादी चट्टान में बदल जाती है। और अगर सिमिलरली मेटामॉर्फिक रॉक में भी अगर यहाँ पे इरोजनल एजेंट्स काम करते हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर सेडिमेंट्री रॉक को हीट एंड प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, हीट एंड प्रेशर अप्लाई कर दिया, देन वो अपने आप मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसी तरह मेटामॉर्फिक अगर किसी भी तरह अर्थ के इंटीरियर से कांटेक्ट में आ जाती है देन इट कन्वर्ट्स इनटू द इग्नियस रॉक, और ये पूरा बन जाता है रॉक साइकिल। सिमिलरली अगर सेडिमेंट्री रॉक भी अर्थ के इंटीरियर से कांटेक्ट में आ जाती है देन इट कन्वर्ट्स इनटू इग्नियस रॉक, यानी कि पूरा रॉक साइकिल बन जाता है। इट इज कॉल्ड एज रॉक साइकिल। कुछ एग्जांपल्स भी हमें पता होने चाहिए कि इनके पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जिस हिसाब से आई थिंक यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, वो हम लोग कर लेंगे अभी क्वेश्चन को। तो इग्नियस रॉक हमें पता है कि डायरेक्टली जो सॉलिडिफिकेशंस ऑफ लावा से बन जाती, ट्रांसफॉर्म्ड इट्स केमिकल क्वालिटीज फ्रॉम अदर टाइप ऑफ रॉक्स, डिराइव्ड फ्रॉम मैग्मा दैट वाज पोर्ड आउट और रिजेक्टेड, तो ये सिंपली ये होगा हमारा थर्ड का बी। ठीक है, फॉर्म फ्रॉम फ्रैगमेंट जो अवसाद हैं, ठीक है, ऑफ अदर रॉक और रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स, तो वो बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और ये जो रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं जीवाश्म या फिर फॉसिल्स। तो कभी भी आपसे पूछ ले कि किस रॉक में आपको फॉसिल्स देखने को मिलेंगे तो उसका आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक। कभी भी आपसे पूछ ले कि कौन सी रॉक लेयर्स यानी परत में एग्जिस्ट करती है, लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, आंसर वुड बी सेडिमेंट्री रॉक। तो फर्स्ट का यहाँ पे सी हो जाएगा, थर्ड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड का ए और सेकंड का हो जाएगा बी। सी ए बी विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। ऐसे कोई कुछ टर्म्स भी एसोसिएटेड हैं, जैसे मेटामॉर्फिक से लीनिएशन, फोलिएशन, बैंडिंग, सेडिमेंट्री से लिथीफैक्शन, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो या चलो अभी मैं वही बता देता हूँ, एग्जाम्पल्स आपको बाद में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो भी मैंने आपको बताया ना कि जैसे इग्नियस रॉक में इरोजनल एजेंट क्या होते हैं, जैसे कि पानी, हवा, ये सब क्या चलते हैं तो ये तोड़ देते हैं चट्टान को। अब जो तोड़ देते हैं तो ये मान लो कि ये रॉक है, 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 आपस में कॉम्पैक्शन हो जाएगा, जुड़ जाएंगी, और इसको बोलते हैं लिथीफैक्शन। तो कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि लिथीफैक्शन जो टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है, तो इसका उत्तर होगा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि लीनिएशन, ठीक है, या फिर फोलिएशन या फिर बैंडिंग, अगर जो टर्म्स पूछ ले आपसे ये किससे एसोसिएटेड हैं, तो ये एसोसिएटेड है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि जिनको हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, ये जो मेटामॉर्फिक टर्म है ये मेटामॉर्फोसिस है, जिसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। तो मेटामॉर्फिक रॉक से एसोसिएटेड है लीनिएशन, फोलिएशन या फिर बैंडिंग। ये होता क्या है, जैसे कि कोई रॉक होती है उसमें इस तरह से लाइन बन जाती हैं, उसको बोलते हैं लीनिएशन या फिर फोलिएशन। और बैंडिंग होता है जहाँ पे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे घरों में मार्बल लगे रहते हैं, आपने देखे होंगे लाइट एंड डार्क शेड्स, तो वही है वो। ठीक है, लाइट एंड डार्क शेड जो ऑल्टरनेट लगे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जो मार्बल है वो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, वो हम एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे, जैसे गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाई से इग्नियस रॉक के वो हैं। लेकिन अभी सिर्फ आप इतनी चीज़ें याद रखिए, इतना ही अभी के लिए काफ़ी हैं। द फर्स्ट एशियन गेम्स वॉज हेल्ड इन डैश एट डैश, तो पहले जो एशियाई खेल हैं वो कहाँ पे हुए थे, वो हमारे इंडिया में हुए थे 1951 में। इंडिया ने 2 बार अभी तक एशियन गेम्स को होस्ट किया, एक तो 1951 में सबसे पहली बार, दूसरी बार 1982 में ही किया था, न्यू दिल्ली में वो भी हुए थे। एंड अगर अभी बात करें लेटेस्ट जो 2022 में हुए थे, ये आपके चाइना, होंगजाऊ चाइना में हुए। और जो अगले वाले होंगे 2026 वाले, ये होंगे एची नगोया। ठीक है, एची एंड नगोया
कहाँ पे है? ये है आपका जापान में, ठीक है। अब मेरे दिमाग में जो एकदम से जो भी पॉज आया वो नगोया को लेके था, बिकॉज एक प्रोटोकॉल भी है नगोया प्रोटोकॉल, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक तरह का कन्वेंशन है, फिर प्रोटोकॉल है, जो नगोया जापान में एक मीटिंग हुई जहाँ पे इट इज़ रिगार्डिंग टू एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज। जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका सभी को एक्सेस होना चाहिए, उससे एसोसिएटेड है हमारा क्या, नगोया प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अ प्यूरिफिकेटरी सेरेमनी कॉल्ड शुद्धि। ओके ठीक है, प्यूरिफिकेटरी सेरेमनी कॉल्ड शुद्धि फॉर, मुझे लगा कोई साइंस का क्वेश्चन है कॉल्ड शुद्धि फॉर द हिंदूज हु हैड बीन कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन लाइक इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। यानी कि एक तरह से सिंपल मैं आपको बताऊं कि इसमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट था, कौन सा ऐसा मिशन था जिसने कि शुद्धि मूवमेंट चलाया था, जिसको प्योरिफिकेशन मूवमेंट बोलते हैं। क्यों? जो भी कन्वर्ट हो गए हैं, जो पहले हिंदू थे अभी क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम बन चुके हैं, तो उनको फिर से हिंदू धर्म में लाना, दैट इज़ कॉल्ड ए शुद्धि मूवमेंट, और ये चलाया था आर्य समाज ने। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आर्य समाज की। मुझे ऐसा लगता है हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, नहीं डिस्कस कर चुके हैं तो भी कर लेते हैं। थिंक ये नहीं किया था, ब्रह्मो समाज वाला डिस्कस किया। तो चलिए आर्य समाज का डिस्कस कर लेते हैं। 1875 1875 में ये बनता है लाहौर में। सॉरी, पहले तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में था, देन इसका बाद में हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में शिफ्ट हो जाता है। इसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी अगर बात करें तो इन्होंने कुछ स्लोगन्स दिए थे, जैसे गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, बिकॉज वेदास को इनफैलिबल मानते थे। इनफैलिबल मीन्स द वन विच डज नॉट हैज़ एनी फॉल्ट, ठीक है, यानी इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और एक इन्होंने और दिया था भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस, तो दूसरा ये दिया था। और इन्होंने क्या किया था आर्य समाज ने, तो अभी हमने देखा कि इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया था। किस लिए चलाया था वो देखा, शुद्धि मूवमेंट चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुराण्स को क्रिटिसाइज़ किया था। इनकी एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश, वो आपको पता होनी चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश। फिर ये बाद में इसमें डिवीजन हो जाता है आर्य समाज में, किस लाइंस पे, कि मतलब एक तरह से जो DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज सेटअप हुए हैं जो कि आर्य समाज से एसोसिएटेड होते हैं, तो उनमें क्या वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो ये रेस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट, रेस्पॉन्सिविस्ट में जो मेनली ये बोल रहे थे, रेस्पॉन्सिविस्ट जिसमें कि मान लिया जैसे कि हमारे लाला हंसराज ये सब लोग थे, तो ये लोग बोल रहे थे कि भाई मीट खाना कोई गलत बात नहीं है और वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं। लेकिन वहीं पे दूसरा था जो हमारा नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट, वो इनके विपक्ष में थे। तो अभी तक तो मैंने रेस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट से क्वेश्चन नहीं देखा है जनरली स्पीकिंग, तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया है, डीप में नहीं बताया। लेकिन ये जितनी और बाकी मैंने चीज़ें लिखी इससे क्वेश्चंस आए हैं बार बार, तो इनको अच्छे से रट डालना है आपको, तो आंसर ये हो जाएगा। ब्रह्मो समाज जो पढ़ चुका है, अब क्योंकि हम लोग उसको पढ़ चुके हैं तो उसको हम ओरली अब रिवाइज करेंगे। 1828 में बना था। इसका प्रिकर्सर जो इंस्टीट्यूशन है वो है हमारा आत्मीय सभा, 1814 में बना था। और इसको राजा राम मोहन राय ने बनाया था। राजा का टाइटल उनको अकबर सेकंड ने दिया था। उनके कुछ बुक्स हैं जैसे कि गिफ्ट टू मोनोथिज्म, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, संबत कामुदी और मिरातुल अखबार। फिर हमें पता है कि 1839 में एक तत्वबोधिनी सभा और बनती है और तत्वबोधिनी पत्रिका निकालते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। गलती से मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर मेरे मुँह से निकल गया था जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बाद में करेक्ट भी करवा दिया था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसको फाउंड किया था, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा को। फिर मर्ज कर दिया उन्होंने इसके साथ। बाद में क्योंकि इसमें केशव चंद्र सेन जुड़ गए थे तो फिर से वो डिवाइड हो गया, और जब डिवाइड होने के बाद उन्होंने आदि ब्रह्मो समाज उनको मिला, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ले गए, ठीक है। रामकृष्ण मिशन आई थिंक अभी डिस्कस नहीं किया तो उसको नहीं करेंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। एक एक करके हम सारे पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज रिवर्सिबल फ्लोरेसेंट रेड एसिडिक डाई यूज्ड टू stain cytoplasm, red blood cells, collagen and muscle fibers for histological examination. Now what is histology? Histology is study of tissue, जैसे कि study of cell को हम बोलते हैं cytology, ठीक है। तो histology is study of tissues, जो हमारे ऊतक हैं उनकी पढ़ाई को हम बोलते हैं। और यहाँ पे जो रेड डाई की बात हो रही दैट इज ईओसिन। ये जो ईओसिन है ये एक्चुअल में जब साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आती है तो अपना जो कलर है उसको चेंज कर लेती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हेमाटॉक्सिलिन जो है, ये हेमाटॉक्सिलिन है इसको हम यूज़ करते हैं जब हमें न्यूक्लियोप्लाज्म को स्टेन करना होता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म को स्टेन करना होता है तब हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। टॉकिंग अबाउट साइटोप्लाज्म, तो जो हम लोगों ने सेल पढ़ा था उस सेल में हमने पढ़ा था ये कुछ सेल का स्ट्रक्चर है, ये है हमारा क्या,
एक तरह से बेंजीन लग रहा है पूरा, लेकिन इसको ये सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हमारा अंदर में न्यूक्लियस। तो ये जो होती है हमारी मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन प्लेट्स, लिपिड्स, मतलब सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग सेल के रिगार्डिंग, ठीक। कुछ भी आई थिंक बाकी रहे नहीं है आप, इक्का दुक्का चीज़ों को छोड़ के। तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, दोनों एक तरह से मान सकते हो 50-50% होती हैं, ठीक है। ये अगर हमारी कौन सी सेल है? एनिमल सेल है। बाकी अगर प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है, तो इसमें हमें सेल वॉल भी देखने को मिलेगी। और जो भी टाइप ऑफ सेल है, प्लांट सेल है तो सेल्यूलोज की बनी होगी, बैक्टीरियल सेल है तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, सॉरी पेप्टिडोग्लाइकन तो हाँ पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, ग्लाइकोकैलिक्स उसका बाहरी स्ट्रक्चर होता है। और फंगस की अगर होगा तो उसमें वो काइटिन की बनी होगी, जो कि कॉम्प्लेक्स वगैरह होती है, ठीक है। लेकिन उसको अभी छोड़ दो। तो ये जो इसके बीच में जो हमारा लिक्विड एक तरह से भरा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जो अंदर न्यूक्लियस के भरा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो उसी के स्टेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इओसिन, जो कि एक रेड कलर की डाई होती है, और हेमाटॉक्सिलिन को यूज़ करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के स्टेन के लिए, ठीक है। विच तो ये मतलब एक तरह से जो स्टडी वगैरह अगर आपने केमिस्ट्री लैब में बहुत ज़्यादा अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपने हो सकता है किया केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लोकेशंस आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट रेलिंग्स एंड गेटवेज? तो बुद्धिस्ट रेलिंग और गेटवेज हमें कहाँ देखने मिलते हैं? ये हमें स्तूपाज में देखने को मिलते हैं। ये हम जैसे कि हमारा स्तूपा है, ये कहाँ का स्तूपा है? ये एक्चुअली भरूच का स्तूपा है। भरूच कहाँ पे पड़ता है? भरूच है आपका मध्य प्रदेश में। तो ये वहाँ का स्तूपा है। और स्तूपा अगर मैं बात करूँ, अभी तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। वैसे तो मैंने जो लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं, तो मैंने एक रील इन सारी चीज़ों को लेकर बनाई थी कि भाई उनका जन्म कहाँ पे हुआ, डेथ कहाँ पे हुआ, किस चीज़ से उसको मतलब सिम्बलाइज़ करते हैं सारी चीज़ें। तो वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम स्तूपा के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। स्तूपा अभी के लिए बुद्धा जी की डेथ को सिग्निफाई करता है, जिसको कि हम डेथ नहीं बोलते, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। निर्वाण होता है एनलाइटनमेंट और महापरिनिर्वाण होता है उनकी डेथ। अब ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टोरना, ठीक है, या फिर टोरोना। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज, ये मतलब एक तो देखो, एक तो ये हो गई रेलिंग्स, ठीक है, रेलिंग्स, ठीक है ये। और यहाँ पे जो अंदर स्ट्रक्चर होता है, जो एक तरह का पाथवे है, पाथवे को हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं मेधी, ठीक है, मेधी। और ये जो रेलिंग्स हैं इनको बोलते हैं वेदिका, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वेदिका। और ये जो ये पूरा डोम लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, पूरा जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोल देते हैं अंड, ठीक है, अंड। और ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हर्मिका, ठीक है, हर्मिका। और ये है आपका छत्र, हर्मिका और छत्र। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि मेधी क्या है, एक तरह का जो अब जैसे मान लो जो अंदर घुसेगा तो जहाँ पे चलेगा, ये जो पाथवे है ना, ये गोल गोल करके बना हुआ, दैट इज मेधी। देन रेलिंग्स को वेदिका, इसको अंड, देन छत्र, देन हर्मिका, देन छत्र, और ये आपका टोरना। क्लियर? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बुद्धिस्ट रेलिंग और गेटवे के लिए कौन सा आपका स्तूपा फेमस है? तो ये बरहूत और अमरावती। बरहूत कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और अब जो अमरावती है वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल द चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन। तो जलवायु और मौसम में सभी जो परिवर्तन होते हैं वो वायुमंडल की कौन सी परत में होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में होते हैं? स्टेटमेंट्स आपके ऑप्शंस आपके सामने। अब ये क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर का पहला क्वेश्चन है तो पूरी इज्जत देते हुए सारा कुछ इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो चलो मैं आपको पहले इस तरह से समझाता हूँ। भाई देखो, ये अर्थ है, हम लोग सब इसके बाहर रहते हैं ना। जैसे हम लोग को बचपन में लगता था कि हम इसके अंदर रहते हैं, तो वैसा तो नहीं। अभी आई होप सभी को नहीं लगता होगा ऐसा कि हम लोग बाहर ही रहते हैं, ठीक है। अब ये जो बाहर रहते हैं तो ये हम सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पे। इसका एक तरह से एटमॉस्फियर है, गैसेस का एक गुबार है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो वायुमंडल है ये टिका क्यों हुआ है यहाँ पे, उड़ क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। नहीं, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसने इसको बांध के रखा है, इसने इसको पकड़ के रखा है एक तरह से। अब यहाँ ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक अर्थ का कर्व, ठीक है, अर्थ सरफेस। अब इसके ऊपर सबसे जो पहली हमें लेयर देखने को मिलती है वो है ट्रोपोस्फियर, या चलो मैं अर्थ नहीं बना रहा हूँ, इसको ट्रोपोस्फियर ही दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर ऊपर जगह नहीं बचेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्षोभ मंडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पहले से समझिए। इसकी जो एवरेज, इसकी जो विड्थ अगर हम बात करें तो पोल्स में 8 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर हम बात करें इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, तो ज़्यादा है, कितनी है? 18 किलोमीटर है। तो जब हम एवरेज निकालते हैं ट्रोपोस्फियर की जो विड्थ है वो निकल के आती है 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल की, ठीक है। सबसे निचली लेयर है, सबसे पहली लेयर है। और यहीं पे जितने भी आपके वेदर फिनोमिना होते हैं, जितनी भी आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सब यहीं पे होते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में अगर हम बात करें
ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है और उसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या है कि किस रेट से घटता है, किस दर से घटता है। तो 165 मीटर में ऊपर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कम होता है। तो ऊपर जाने में टेम्परेचर घट रहा है इन दी ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। अच्छा, अगर आपके ये मन में डाउट आ रहा है कि ऊपर जाने में तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए क्योंकि हम सूरज के नज़दीक जा रहे हैं, तो फिर घटता क्यों है? इसके पीछे का रीज़न अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर उसमें मुझे शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन सब समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही आप याद रखो, आगे उसको हम देख लेंगे धीरे धीरे करके। तो एवरेज आप समझिए ना, 13 किलोमीटर इसकी विड्थ हो गई और ऊपर जाने में टेम्परेचर घट रहा, सारी मौसमी घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, एक सेकेंड रुको। फिर आता है हमारा यहाँ पे समताप मंडल, इसको बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर हो गया। ठीक है, ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें ऊपर जाने में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। ध्यान रखना, नीचे वाली में घट रहा था, ऊपर वाली में बढ़ रहा है, फिर जब ऊपर बढ़ेंगे फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। तो ऑल्टरनेट घट बढ़ रहा है इस तरह से। यहाँ पे जितने भी हमारे जेट विमान होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, वो यहीं पे फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह का एब्सेंस रहता है। यहीं पे हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है, ओजोन की परत देखने को मिलती है, जिसका फॉर्मूला O3 होता है और जिसको हम डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। एंड कमेंट में आपको बताना कि हम ओजोन डे कब मनाते हैं। इसके ऊपर जो हमें लेयर देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड एज मेजोस्फियर, मध्य मंडल के नाम से जानते हैं इसको। ये जो मेजोस्फीयर, इसमें सबसे पहली बात तो टेम्परेचर ऊपर जाने में घटेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। ये सबसे ठंडी लेयर होती है, इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। और मेजोस्फीयर की अगर हम बात करें तो इसमें यह ध्यान रखना कि मेजोस्फीयर में जो मेटियोराइट होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, वो आके ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे आके डेड हो जाते हैं मेटियोराइट्स। एंड द लास्ट लेयर इज, जो सबसे ऊपर लेयर है उसको हम थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को हम सिनोनिमसली आयोनोस्फीयर भी बोल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें आयंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एंड ड्यू टू दीज काइंड ऑफ आयंस यहाँ से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, जो हम यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं तो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेयर से। तो रेडियो वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस थर्मोस्फीयर, ऑल्सो नोन एज आयोनोस्फीयर। इसके बाहर का जो है अब आ जाएगा आपका एग्जोस्फीयर। ठीक है, जिसको बोलते हैं बाह्यमंडल। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली किसके रिगार्डिंग, जो हमारा एटमॉस्फेयर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल दी चेंजेस इन दी क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। तो वेदर होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म चेंजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मेरे कानपुर में बारिश होगी, तो भाई आज मैं बोल दूंगा यहाँ का रेनी सीजन है, आज बहुत जोर की ठंडी, तो मैं बोल दूंगा अभी अभी इस समय तो थोड़ा सा विंटर कोल्ड, मतलब कोल्ड वेदर है। लेकिन जब मुझे क्लाइमेट बोलता हूँ ना, तो मैं 30 साल के हिसाब के लेके बोलता हूँ कि 30 साल अगर मैं नापूं और एवरेज देखूं तो भाई कितना टेम्परेचर रहता है, कितनी बारिश होती है, कितनी ठंड पड़ती है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर मैं क्लाइमेट को डिस्क्राइब करूंगा कि भाई जो कानपुर का क्लाइमेट है वो ड्राई क्लाइमेट है। ठीक है, फिर राजस्थान का क्लाइमेट है वो ड्राई क्लाइमेट है, बेंगलोर का क्लाइमेट है वो वेट क्लाइमेट है, नॉर्मल क्लाइमेट है वो ह्यूमिड क्लाइमेट है। कैसे बोल सकता हूँ? 30 साल के डेटा के बेसिस पे बोला जाता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कितने साल के डेटा के बेसिस पे। तो आंसर यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन 10th, who was one of the 20th century's foremost exponent of the भरतनाट्यम स्टाइल ऑफ क्लासिकल डांस। तो चलिए रिकॉल करते हैं जल्दी से, भरतनाट्यम में क्या क्या पढ़े हैं। तो तमिलनाडु से क्लासिकल डांस है, सादीरट्टम के नाम से जानते हैं, और हमने सिलप्पिकम और मनी में कलाई। ठीक है, ये हमने देखे थे 2 टेक्स्ट जहाँ पे हमें अर्ली इसके एविडेंसेस मिलते हैं। नाट्यशास्त्र में भी एविडेंसेस मिलते हैं, जिसको 5th वेद बोलते हैं। उस नाट्यशास्त्र को लिखा किसने था? भरत मुनि ने लिखा था। इसके एक्सपोनेंट को याद करने के लिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे भरतनाट्यम एक्सपोनेंट परमार SSC, और वहाँ पर कोई एक ट्रिक मिल जाएगी विद इन अ मिनट, और वो सारे आपको याद हो जाएंगे जितने भी एक्सपोनेंट हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा टी बाल सरस्वती का नाम भी। निर्मला मेहता की अगर बात करें तो ये मणिपुरी से एसोसिएटेड हैं, जो कि हमारा वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया में आता है। मणिपुरी से अब क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करें, अच्छा चलो वो जागोई, चलो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। मणिपुरी से के बस एक्सपोनेंट याद करो 1-2, झावेरी सिस्टर। ठीक है, झावेरी सिस्टर हो गई, और गुरु बिपिन सिंह। ठीक है, गुरु बिपिन सिंह, कहीं कहीं सिन्हा लिखा रहता है। ठीक है, सिंह याद कर लो, गुरु बिपिन सिंह। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी आपको मेहता दिख जाए सरनेम में, M से मेहता और M से मणिपुरी, और भी हैं हमारे 2-3 लोग मेहता, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, बस इतना याद रखो, जहाँ पे मेहता दिख जाए, निर्मला मेहता, कोई मेहता, तो मणिपुरी मारो सीधे। ठीक है, ये अगर बात करें बिजयनी सतपति, ये भी आपको जो ओडिसी के मैंने आपको एक्सपोनेंट याद करने के लिए होमवर्क दिया था, उसमें आप पक्का होगा ट्रिक में। कुमुदिनी लखिया, ये जो कथक है, मैं तो आपको एडवाइस करूँगा सारे आप याद करके बैठो। ठीक है, जितने कितने हैं भाई, 8 क्लासिकल डांस है, तो उसमें से मैंने आई थिंक एक बस सत्तरिया का नहीं डाला, सत्तरिया का आई थिंक मणिपुरी का भी नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा है नहीं। जैसे सत्तरिया की अगर बात करें तो उसमें भी कुछ ही मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए 6 जो हैं वो आप आसानी से याद कर सकते हो, और वो आपको याद नहीं करना है, मैंने ट्रिक बताई है, तुरंत याद हो जाएंगे आपको वो। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टी बाल सरस्वती। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो
पहले जो पी वाई क्यू लेक्चर सीरीज़ 1 और 2 में मैंने खूब ये मैं बताता था, पूरी ट्रिक लिखता था, लेकिन अब मैं नहीं बता रहा हूँ। उस टाइम को सेव करते हैं और इसको यहाँ पे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैं करवा चुका हूँ, वो विदिन अ मिनट आपको याद हो जाएगा। तो क्यों यहाँ पे मैं लिखूँ फिर सेम चीज़ को, है कि नहीं? Certain provisions of the Benami Transaction Prohibition Act was struck off by the Supreme Court. In which year was this law originally enacted? तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन कब पास हुआ था? ये होता क्या बेनामी ट्रांजैक्शन? तो जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास ब्लैक का पैसा है तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मान लो कि मेरा कोई घर का कोई फैमिली मेम्बर है या फिर कोई ड्राइवर है, तो मैं क्या करूँगा कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लूँगा। या फिर चलो मैंने अपने घर के सदस्य के नाम पे कोई मतलब प्रॉपर्टी खरीद ली, और मैंने जब मुझसे ये पूछा गया कि आपका ये जो आप इतना प्रॉपर्टी खरीदे जा रहे हो, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और वो अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम ना बता पाया तो उस ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे प्रॉपर्टी को बेनामी ट्रांजैक्शन या फिर बेनामी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में ये पास किया था एक्ट कि भाई अगर आपने ऐसा किया तो फिर जो है, ये तो तब स्ट्रक ऑफ हो गया था लेकिन अभी भी है, और इसमें 7 साल तक की भी जेल होती है। उससे हमें लेना देना नहीं है, लेना देना हमें 1988 से, बिकॉज यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ था एंड दैट वाज सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था। बट 1992 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना था सेबी एक्ट के थ्रू। तो सेबी एक्ट आया था 1992 में, जहाँ पे ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना था। इसकी प्रेजेंट टाइम में आपको चेयरमैन का नाम बताना है, मैं मल्टीपल टाइम आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है। रील्स जो लोग देखते होंगे वो भी जानते होंगे, एम से नाम उनका शुरू होता है, ठीक है। द कैलाश टेम्पल इज़ लोकेटेड इनसाइड। तो जो कैलाश मंदिर है वो किसके अंदर स्थित है? खंडगिरी केव्स, एलोरा केव्स, अजंता केव्स या फिर एलिफेंटा केव्स? तो चलिए मैं आपको पहला हिंट देता हूँ, आप गेस करिए अगर आपको नहीं आता है। तो कैलाश टेम्पल है महाराष्ट्र में, अब गेस करिए। तो खंडगिरी केव्स तो नहीं होगा क्योंकि उड़ीसा में है। उदयगिरी और खंडगिरी की जो केव्स हैं वो उड़ीसा में है, ठीक है, ये जैन केव्स हैं मेनली। और ये तीनों में सब हैं क्योंकि ये तीनों ही आपकी महाराष्ट्र में है। तो आंसर इसका एलोरा केव्स होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। कैलाश टेम्पल की अगर बात करें तो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो कैलाश टेम्पल है इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक मतलब एक ही चट्टान से ये बना हुआ है, इसको मेगालिथिक बोल देते हैं। बहुत बड़ी चट्टान थी, उसी से पूरा कार्व कर करके, ऊपर से कार्व कर करके एक टेम्पल बना डाले। सोचो, मतलब चट्टान थी यहाँ पे, चट्टान को ऐसे कर करके तराश तराश के टेम्पल खड़ा कर दिए, मानना पड़ेगा। किसने? ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पे बना था, ठीक है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, यहाँ पे वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, वो क्वेश्चन नहीं। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने जो है, इनके फाउंडर थे दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग। अब तुम्हें याद है मैंने आपको पीछे बताया था ये एक चीज़, और वो एक चीज़ ये थी कि यहाँ पे चालुक्यास थे चालुक्यास। अब यहाँ पे थे राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो राष्ट्रकूटा के जो फाउंडर हैं दंती दुर्ग, तो उन्होंने कूट दिया था किसको? यहाँ पे कीर्ति वर्मन सेकंड थे, चालुक्यन डायनेस्टी के रूलर एक थे कीर्ति वर्मन। तो पल्लवास को हरा के ही आ रहे थे, पल्लवास को हरा के आए थे और इनको हरा दिया था राष्ट्रकूट ने, ठीक है। तो राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन हुए? दंती दुर्ग हुए। और ये जो टेम्पल है ये किसने अगर पूछ ले बनवाया, तो ये कृष्ण वन, जो इनके बाद है, दंती दुर्ग के बाद, ठीक है। तो कृष्ण वन ने इस टेम्पल को बनवाया था। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF एट विच RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत एक उपकरण है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक रेट या फिर जो कैश रिजर्व रेशियो। तो देखना, ध्यान से देखना इसको कि जितने भी हमारे मॉनेटरी टूल्स होते हैं, मॉनेटरी टूल्स मैंने आपको पहले ही बता चुके मॉनेटरी टूल्स होते क्या हैं, ठीक है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होते हैं मॉनेटरी टूल्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारी इकोनॉमी में पैसा या तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, फिर पैसा है नहीं, पैसा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रास्फीति है, मुद्रा ज़्यादा आ गई है। और ये भी जब इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो देखेंगे इन्फ्लेशन के दो टाइप होते हैं, एक तो कॉस्ट के साइड से होता है और एक डिमांड के साइड से होता है, ठीक है। और या फिर अगर पैसा कम है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एक 6 मेंबर की कमेटी है RBI जो बनाती है, जिसमें 3 मेंबर्स RBI से होते हैं, 3 गवर्नमेंट से होते हैं। ये जो 6 मेंबर्स हैं ये कुछ ना कुछ टूल्स लेके आते हैं जिनकी मदद से ये तो पैसा डालते हैं इकोनॉमी में अगर ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो पैसे को कम करते हैं, लिमिट करते हैं। फिर मैंने देखा था इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन दी बेसिस की किस तरह का वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। एक तो हॉकिश और एक डॉविश। हॉकिश का मतलब होता है भाई, या फिर जिसको हम डियर और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, उसमें क्या होता है डियर और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की हम लिमिट करते हैं। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या फिर जो हमारी RBI ये सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोग कम लोन लेंगे और फिर पैसा कम जाएगा इकोनॉमी में। बैंक भी RBI से कम लोन लेगा और कम पैसा घुमाएगा लोगों को। तो ऐसे क्या होता है कि लिमिट हो जाती है, उसको हम डियर या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज लिख चुका हूँ, अभी नया चीज़ लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे वाले को डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। क्लियर? अभी आ जाते हैं कि ये मैं क्या 2 चीज़ लिखने वाला हूँ। तो एक होता है LAF
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और दूसरा होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। जो LAF होता है इसको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रेपो रीपर्चेज ऑब्लिगेशन जिसका फुल फॉर्म होता है, और एक होता है रिवर्स रेपो। ठीक है, रिवर्स रेपो जो रेपो का उल्टा होता है। रेपो में क्या होता है, रेपो में जो बैंक है होता है वो RBI के पास जाता है कि भाई हमें लोन चाहिए। ठीक है, जो बैंक है वो RBI के पास जाएगा कि हमें लोन चाहिए, तो RBI उसको लोन देता है, किसको, बैंक को। रिवर्स रेपो में आप सोचोगे कि RBI बैंक के पास जाता है, मतलब इस केस में बैंक RBI के पास जाता है, तो रिवर्स रेपो में आप सोचोगे कि भाई RBI बैंक के पास जाता हो कि हमें लोन दे दो, लेकिन एक्चुअली ट्रू नहीं है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, जो लोन देने वाला है वो लोन लेने वाला कैसे हो सकता है एट द सेम टाइम। तो ये एक्चुअली में होता ये है कि जैसे मान लो इकोनॉमी में बहुत पैसा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ गया, तो अब गवर्नमेंट को क्या करना है कि लिमिट करना है, तो वो रिवर्स रेपो बढ़ा देगी। वो रिवर्स रेपो जब बढ़ाएगी तो एक तरह से बैंक्स को लालच दे रही है, लॉलीपॉप दिखा रही कि कहाँ वहाँ लोगों को पैसा दे रहे हो, हमारे पास रखो, यानी हमारे पास इस पैसे को पार्क करो। पार्क मतलब ये टेक्निकल टर्म यूज़ होता है, मतलब आप हमारे पास पैसे को रखो, हम तुम्हें ज़्यादा रिटर्न देंगे दैन कि तुम लोगों को दोगे, उससे भी ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो फिर बैंक्स लोगों को पैसा नहीं देते हैं, बैंक RBI को पैसा देते हैं, तो एक तरह से RBI ने पैसे को अपनी तरफ खींच लिया। क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज LAF। तो LAF में यहाँ पे पूछ रहा है इंस्ट्रूमेंट अंडर द LAF एट विच RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। RBI लेंड करे, RBI दे रही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बैंक रेट और ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिलेटेड विद हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दैट आर यूज्ड एज पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसीज इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति में भी क्या क्या हम पढ़ चुके हैं कि ये जो टर्म है, सबसे पहले ये किसने कॉइन किया, तो टर्म ये विलियम गॉड ने दिया था। ये W के बाद गलती से लिख गया वो, ठीक है। विलियम गॉड ने टर्म वो किया था, और गॉड से पता है मुझे क्या एकदम से रिकॉल हुआ कि गॉड यहाँ पे एक किंगडम हुआ करता था बंगाल में, जिसको कि यहाँ का एक रूलर हुआ करता था शशांक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी रिसेंट में ही, ठीक है। शशांक, इसको हर्षवर्धन ने हराया था क्योंकि इनके भाई थे राज्यवर्धन, ठीक है, और राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी शशांक ने। तो शशांक को हराया था हर्षवर्धन ने, जिनको किसने हराया था, पुलाकेशिन II ने, नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है। तो खैर ये उनका इनसे कोई रिलेशन नहीं। तो विलियम गॉड ने टर्म कॉइन किया था। देन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जो जनक है इन दी वर्ल्ड हम जानते हैं नॉर्मन बोरलॉ को। आई होप ये सब लोग जानते होंगे, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉ। और इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में हम जानते हैं अभी रिसेंट इनकी डेथ हुई है, एंड दैट इज MS स्वामीनाथन, इनको हम जानते हैं। अब यहाँ पर और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाई यील्ड वैरायटी सीड क्या होती है, कि भाई आपने सीड डाली और बहुत ज़्यादा नॉर्मल सीड से भी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में अगर बात करें तो 1965 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कमेंट में आपको ये बताना है कि इस टाइम पे कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था इंडिया में। तो इस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था, और हाई यील्ड वैरायटी सीड का, फर्टिलाइजर्स का, इरिगेशन का, ये सब हमने यूज़ किया अच्छे से और प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ाया। ये जो हाई यील्ड वैरायटी सीड हैं ये एक्चुअली में यूज़ की गई थी, मतलब कहाँ से रिलेटेड है, ये मेक्सिको से। एक्चुअली में सबसे पहले इसको मेक्सिको में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। ये ऊपर कनाडा है, मतलब सॉरी खालिस्तान है, देन यहाँ पे USA, देन नीचे इस तरह से ऐसे हमारा देश मेक्सिको, ठीक है। 3 प्रमुख देश हैं कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। थोड़ा सा वाइट रेवोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं, एक कर करके रेवोल्यूशन भी ख़त्म करते हैं। तो वाइट रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये इसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। और फ्लड किस चीज़ का, मिल्क का, ठीक है। तो एक तरह से ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इसके फादर अगर बात करें तो हम कंसिडर करते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और जो अमूल कंपनी है उसके जनक भी कहे जाते हैं, और एक तरह से अमूल कंपनी इसी ऑपरेशन फ्लड या फिर मिल्क रेवोल्यूशन की ही देन है। तो वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का पिता कहते हैं। सोहराई, करम एंड जवा फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं, किन राज्यों में, राजस्थान, आंध्रा, हरियाणा या फिर झारखंड। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें सोहराई, करम और जावा, तो ये तीनों सोहराई और करम जो हैं ये दोनों हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी जब फसल की कटाई होती है तब ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। और जवा की अगर बात करें तो जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं ना, अनमैरिड गर्ल्स, तो वो क्या करती हैं, सीड, ऐसे सीड जो होते हैं उनको इम्प्लांट करती हैं इस तरह से मिट्टी में, और उसको कैरी करके ले जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज जवा। ये झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। ऐसा नहीं सिर्फ झारखंड में लिमिटेड है, ध्यान रखना क्लासिकल डांस मैंने को पहले ही बताया था एक स्टेट तक ही लिमिटेड होता है, बट जो बाकी हैं हम होते हैं हमारे, यानी कि जो फोक डांसेस होते हैं वो डिफरेंट स्टेट में होते हैं। जैसे राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी सीजल 2023 से पूछा, हाँ सीजल में, फिर CPO में आई थिंक पूछा था। गंगौर जो फेस्टिवल होता है ये किस गॉडेस के लिए मनाते हैं, तो ये गॉडेस पार्वती को डेडिकेटेड होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। राजस्थान में आपका कैमल फेयर भी होता है, डेजर्ट फेस्टिवल भी होता है, ठीक है।
आंध्र प्रदेश में अगर बात करें तो चलिए यहाँ का एक देख लेते हैं, दैट इज़ यहाँ का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है और वो क्या है, उगाडी है, उगाडी। और भी हमने न्यू ईयर फेस्टिवल देखे हैं, विशु, ठीक है, सारे मैंने अभी नहीं बताया, विशु बताया मैंने और पुथांडु भी बताया आपको ना, विशु और पुथांडु। तो विशु अगर बात करें कहाँ का है, तो विशु है आपका केरला का, ठीक है। और पुथांडु डू तमिलनाडु, डू डू डू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाई हटचिंसन इन 1957 टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि किसने मतलब किसने नहीं, वो तो दिया हुआ हटचिंसन ने 1957 रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया था इंडिविजुअल और पॉपुलेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं। व्हाट इज दिस नीश, नीश क्या होता है, हाँ, नीश का मतलब होता है कि कोई भी एक मान लो जानवर है, ठीक है, वो किस हैबिटेट में, हैबिटेट का मतलब होता है कहाँ पे वो रह रहा है, प्लस वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश। कुछ टर्म्स देखते हैं, पहले तो यही देख लेते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन होता है जहाँ पे एक कम्युनिटी डेवलप होती है धीरे धीरे। मान लो कोई बैरन आइलैंड, बैरन चीज़ है, मतलब बंजर ज़मीन है, वहाँ पे धीरे धीरे कोई कम्युनिटी डेवलप हो रही है, कम्युनिटी इन दी सेंस प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं, एनिमल्स डेवलप हो रहे हैं, तो एकदम जो पूरी कम्युनिटी डेवलप होती है इसको इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं। और जो फाइनल जो कम्युनिटी मिलती है हमें, जो फाइनली कम्युनिटी सर्वाइव करती है, क्योंकि कुछ कम्युनिटी आएंगी, कोई किसी को खाएगा, कोई किसी को खाएगा, और जो सर्वाइव करता है फाइनली उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। एंड हम थोड़ी इकोटोन की भी चर्चा कर लेते हैं। इकोटोन क्या होता है, इकोटोन होता है जब एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जब स्विच करते हैं, यानी कि जो ट्रांजिशन होता है, उसको इकोटोन बोलते हैं, इसको इकोटोन बोलते हैं। और इकोटोन में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, यानी सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है जब एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में अब धीरे धीरे अपने आप ट्रांसफर हो रहा है। तो जो बीच वाला फेज होता है उसको हम बोलते हैं इकोटोन। क्लियर है? तो चलिए हम इकोलॉजी जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज करते हैं कि हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी एंड हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। सिस्टम फाड़ इकोलॉजी जो है 1866 में किसने, अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है, अर्नस्ट हैकेल। सिस्टम फाड़ देंगे भाइयों, ठीक है। तो इको सिस्टम की अगर बात करें तो ये टांसले, ठीक है, टांसले ने टर्म कॉइन किया था। ईयर इसमें याद नहीं रखना, ईयर इसमें याद रखना, अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में। पारो सेचू इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन, तो कहाँ का फेस्टिवल है, नाम में समझ में, मालदीव्स। इसको हटा दो मेरी नज़रों के सामने, मोदी जी की बुराई करता है ये मेरे, हैं। पारो सेचू की अगर बात करें तो पारो पाई जाएंगी आपकी भूटान में। भूटान की आपको नेशनल लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए और वो है जोंगखा, ठीक है, यहाँ की लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए और वो है जोंगखा, पूछी गई है। भूटान अभी करंट अफेयर्स में था हमारा, क्योंकि गेलफू, ठीक है, गेलफू सिटी डेवलप करी जाएगी असम के पास में, हमने देखा था इनकी स्मार्ट सिटी होगी, है ना। और यहाँ के जो राजा हैं, किनका नाम है, नामगेल वांगचुक, नामगेल वांगचुक, ठीक है, यहाँ के जो राजा उनका नाम पता होना चाहिए बिकॉज अभी न्यूज़ में थे, नामगेल वांगचुक, ठीक है। चलिए, और भूटान का जो नेशनल अगर हम बात करें वो क्या है, मतलब स्पोर्ट्स क्या है, तो वो तीरंदाजी है, ठीक है, आर्चरी यहाँ की नेशनल स्पोर्ट्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया डज इंदिरा पीपी बोरा, इंटरनेशनल अक्लेम्ड एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्तरिया डांसर्स, कन्फर्ड विद दी पद्मश्री, यानी किस राज्य से हैं पीपी बोरा जी, जिनको कि जो कि भरतनाट्यम की भी एक्सपोनेंट है, कुचिपुड़ी की भी, सत्तरिया की है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। सत्तरिया कहाँ का है, असम का। तो केरला तो हो नहीं सकता अभी, केरला तो ये तीनों स्टेट में से कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल भी नहीं आ रहा है, तो आंसर ये तो तमिलनाडु है, तो असम होगा। अब इसका आंसर मैं तमिलनाडु माँ करूँ कि असम माँ करूँ, भाई इंदिरा पीपी बोरा ये मुझे साउथ इंडिया का नाम नहीं लग रहा है, अट्टम अट्टम टाइप का ऐसा नहीं है, बोरा ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इस तरह के सरनेम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 असम। असम का ये सत्तरिया हम पहले देख चुके हैं। क्या क्या हमने याद किया था, भावना, अंकिया नाट, गुरु शंकर देव, विष्णु जी, फिर कृष्ण जी के लिए, जो कि हमारे विष्णु जी के अवतार हैं कृष्ण जी, उनको डेडिकेटेड है। और हाँ, सन 2000 में इसको हमने क्लासिकल डांस की कैटेगरी में इंक्लूड किया था। सिंपल, खत्म। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव नहीं रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं,
तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज़ किया गया, चलो वो तो ठीक था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ। फर्टिलाइज़र आप समझते हैं फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, है ना, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड वो हमें देखने को मिले। तो भाई अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा उगा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो उसका साइड इफेक्ट होगा, और यहाँ पे भी हमें साइड इफेक्ट देखने को मिला। क्या? पहली बात तो ये हम अभी देख चुके हैं, इसका फुल फॉर्म अभी पूछा गया था पहले वाले एग्जाम्स में, तो इसका हाई यील्ड वैरायटी सीड होता है। अभी पूछ लिया मेक्सिको, हमने देख ही लिया कि मेक्सिको में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्टिलाइज़र का ये मतलब कौन सा फिर डाउन साइड है कि इससे सॉयल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हैम्पर होती है, ठीक है। यानी कि जैसे आप ये सॉयल है, आपने इसमें एक्स अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र डाला, अगली बार अगर आपको उतना ही या उतना ही प्रोडक्शन चाहिए, उतना ही मान लेते हैं, तो आपको इससे एक्स अमाउंट ऑफ इससे एक्स प्लस डेल्टा डालना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र आपको ऐड करना ही पड़ेगा, फिर और फिर और फिर और उससे हमारी जो सॉयल है वो सेलाइन हो जाती है। सेलाइन आप समझते हैं, मतलब कि एल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, ठीक है। पेस्टिसाइड आप बहुत ज़्यादा डालते हैं तो उससे क्या होता है, हेल्थ को इम्पैक्ट होता है, ना सिर्फ प्लांट को बल्कि एनिमल्स को, बल्कि ह्यूमंस की भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं ये सभी मर जाते हैं पेस्टिसाइड से। तो नॉट बीन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, फार्मर्स को बेनिफिट हुआ, ठीक है। फूड ग्रेन्स में हमारी जो डिपेंडेंसी है बाकी देशों में वो कम हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हम PL480 करके वीट की वैरायटी थी, इसको इंपोर्ट किया करते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये बंद हो गई। इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ये भी होगा नॉन फूड ग्रेन्स एक्सक्लूडेड। तो सही आंसर क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्री का ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या लेना देना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमने पढ़ा था सेकंड 5 ईयर प्लान है। फर्स्ट इसके बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन, तो एग्रीकल्चर हमारा फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। देन ग्रीन रेवोल्यूशन आता है 1965 में इंडिया में, इन द थर्ड 5 ईयर प्लान, जो भी मैंने आपसे पूछा था। सेकंड 5 ईयर प्लान हमने देखा था कि हमारी टोटल 3 स्टील प्लांट सेटअप होते हैं, और ये मेनली फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तुरंत औद्योगिकरण होना चाहिए। और 3 हमारे कौन थे, राउरकेला इन ओडिशा। केला किसके साथ खाया था, जर्मनी के साथ खाया था, ठीक है। दुर्गापुर। अब भाई देखो, अगर आपने लेक्चर 6 में सीधे स्टार्ट किए होगे, जंप किए होगे, तो आपको केला खाया होगा जर्मनी के साथ, कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसी से बोलो लेक्चर 1 से आपको प्रोसीड करना है, जो लोग अगर नए हैं तो। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। दुर्गा जी के साथ पूजा ब्रिटेन के साथ करी थी। और हमने पिलाई करी थी, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। पिलाई किसके साथ करी थी, रशिया के साथ मिलकर करी थी। किसकी करी थी, पाकिस्तान और USA की। तो रशिया के साथ वो बनाया था, सोवियत यूनियन के साथ। The last question of the day is, which essential micronutrient plays a clear role in the synthesis, storage and secretion of insulin in the hexameric form as well as in the conformational integrity of insulin? तो इंसुलिन क्या होता है, तो इंसुलिन एक तरह का हमारा हार्मोन होता है जो सेक्रीट कौन सा ग्लैंड करता है, हमारी ह्यूमन बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, एंड दैट इज कॉल्ड एज पैनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। यकृत तो लीवर हो गया, और पैनक्रियाज जो हमारे होते हैं इनको क्या बोलते हैं हिंदी में बताइए, हिंदी जो मीडियम वाले हैं। तो पैनक्रियाज जो होते हैं हमारे ग्लैंड, उनके जो बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो रिलीज़ करते हैं डिफरेंट हार्मोन्स को। जैसे पैनक्रियाज ग्लैंड ना सिर्फ इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं बल्कि एक ग्लूकागॉन होता है उसको भी रिलीज़ करते हैं। क्यों रिलीज़ करते हैं, इससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनका ये पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो इंसुलिन ढंग से रिलीज़ नहीं करते हैं, उनको क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिंक। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन आपसे एक पूछते हैं, क्वेश्चन आपको ये बताना है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। अभी के लिए सिर्फ हार्मोन में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। मैं अभी ज़्यादा आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ इतना याद रखना कि इंसुलिन पैनक्रियाज ग्लैंड रिलीज़ करते हैं, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड की अगर बात करें, चलो ये चीज़ देख लेते हैं। ग्लैंड हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं ये एंजाइम रिलीज करते हैं, ये जो एंडोक्राइन होते हैं ये हार्मोन रिलीज करते हैं। ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं ये डायरेक्टली सीधे ब्लड में फेंक के मारते हैं, यानी कि ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि डक्ट की जरूरत पड़ती है इनको। एक्सोक्राइन ये जब एंजाइम रिलीज करते हैं तो एक डक्ट के थ्रू करते हैं, क्योंकि ये नहीं करते एंडोक्राइन, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जैसे एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल तो लीवर हो गया, एंजाइम सेक्रीट करता है, उन्हें डाइजेशन नहीं पढ़ा है तो डाइजेशन में पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स के एंजाइम रिलीज करता है। पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स हो गया, पैनक्रियाज जो भी हमने देखे थे वो एक्सोक्राइन हो गया। एंडोक्राइन में अगर बात करूँ, थायराइड ग्लैंड हो गया, हार्मोन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड हो गया जो गले में मौजूद होता है, और पीनियल ग्लैंड मटर के दाने के साइज का होता है, ब्रेन में होता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ये
एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, बिकॉज ये हार्मोन रिलीज करते हैं, एंजाइम नहीं, और ये डायरेक्टली ब्लड में करते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद करना, हार्मोन हम फिर जब कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे होता है ख़त्म, और आपको बताना कि कैसा रहा लेक्चर और 20 में आपने कितना किया स्कोर। इसकी लेक्चर की PDF आपको देखने को मिल जाएगी परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे। और जो लोगों को नोट्स चाहिए हैंड रिटन, यानी कि खुद नहीं बनाने, तो वो परमार अकेडमी ऐप पे जाएं, कोर्सेज सेक्शन में जाएं, और वहाँ पे एक कोर्स देखने को मिलेगा PDF कोर्स ब्रैकेट में पार्ट 3। एक चीज़ ज़रूर ध्यान से समझ लेना, ब्रैकेट में पार्ट 3 ज़रूर होना चाहिए। एक दूसरा PDF कोर्स है, उसमें आपको नहीं मिलेंगी। फिर आप ये मत बोलना कि सर हमारा ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैं बार बार बोलता हूँ पार्ट 3, लेकिन ना उसमें कर देंगे सर गलती हो गई सर हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र ऐसा तो होता नहीं फूक मारी ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो इसलिए मेरा भी काम मत बढ़ाओ और अपना भी आसानी से, मतलब ज़्यादा दिक्कत ना होनी चाहिए आपको। तो PDF कोर्स ब्रैकेट में पार्ट 3, राइट। बाकी ये जो PPT की है ये तो आपको मिल जाएगी कहाँ पे, परमार SSC के टेलीग्राम पे। ऑलराइट, थैंक यू, मिलते हैं लेक्चर 7 में। धन्यवाद, रिवाइज करते रहें। धन्यवाद नहीं, थैंक यू बोलते हैं, ठीक है, थैंक यू।